हेलो, मेरा नाम है गिरीश सिद्धराम शिंदे और कोऑपरेटिव फ्लेयरिंग के प्रैक्टिकल सेशन में आप सभी का स्वागत है। प्रैक्टिकल की शुरुआत करने के पहले मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि किसी भी प्रैक्टिकल को अगर परफॉर्म करना है तो आपको आपके टीचर्स के गाइडेंस के अंडर प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है या फिर किसी एक्सपर्ट पर्सन के गाइडेंस के अंडर ही आप प्रैक्टिकल को परफॉर्म करो। किसी भी प्रैक्टिकल को आप खुद से ट्राई करने की कोशिश मत करो। फ्लेयरिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने से पहले हम समझ लेंगे कि फ्लेयरिंग होता क्या है। दो सेम साइज़ की कॉपर टिप को आपस में जोड़ने के लिए कॉपर टिप को फ्लेयर किया जाता है। फ्लेयरिंग ऑपरेशन में कॉपर टिप का जो माउथ है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, इस माउथ को 45 डिग्रीज के कोनिकल शेप में फैलाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कॉपर ट्यूब है और इस कॉपर ट्यूब की माउथ को, ये जो है ना एंड, इस एंड को 45 डिग्रीज के कोनिकल शेप में फैलाया गया है। फैलाने के बाद में क्या करते हैं, एक कॉपर ट्यूब में इस टाइप से कुछ फिटिंग्स लगती है। एक कॉपर ट्यूब हो गई, इस कॉपर ट्यूब में ये जो लगा हुआ है इसको फ्लेयर नट कहते हैं। इसे कहते हैं यूनियन कपलिंग। और ये भी दूसरी कॉपर ट्यूब हो गई जिसमें फ्लेयर नट लगा है। तो दो कॉपर ट्यूब को आपस में जोड़ने के लिए इस फ्लेयर नट की मदद से मैं यहाँ पे फ्लेयर नट जो है यूनियन कपलिंग में फिक्स कर रहा हूँ यहाँ पे। और फिक्स करने के बाद में एक एंड में एक कॉपर ट्यूब लगी और जो सेकेंड एंड है यहाँ पे फ्लेयर नट की मदद से दूसरी कॉपर टिप को मैं फिट कर रहा हूँ। तो ऐसे दो कॉपर टिप्स को आपस में जोड़ने के लिए फ्लेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है और फिर फ्लेयरिंग का इस्तेमाल करके दो कॉपर टिप को टेम्पररी जॉइंट कर सकते हैं हम। एयर कंडीशनिंग या रेफ्रिजरेशन सिस्टम प्रेशराइज होने के कारण फ्लेयर कनेक्शन का सही होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर फ्लेयरिंग में या फिटिंग में कुछ डिफेक्ट हो तो सिस्टम का रेफ्रिजरेंट लीक हो सकता है। इसके लिए फ्लेयर को सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी होता है। फ्लेयरिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने से पहले हम फ्लेयरिंग टूल की जानकारी लेंगे। तो ये जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं फ्लेयरिंग ब्लॉक। इस फ्लेयरिंग ब्लॉक में अलग अलग साइज़ के होल्स होते हैं और अगर आप ध्यान से देखते हो तो होल्स के ऊपर ये जो पोर्शन है इसको चाम्फरिंग कहते हैं, जिसके वजह से कॉपर टिप को जो है 45 डिग्रीज़ का शेप मिलता है। तो इसमें होल्स होते हैं डिफरेंट साइज़ के और उसमें चाम्फरिंग होता है। फिर इसे विंग नट कहते हैं, जिसकी मदद से इस फ्लेयरिंग ब्लॉक को खोला जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने खोल दिया, फिर कॉपर टिप इसमें फंसा सकते हैं और फिर इसको विंग नट से ही टाइट किया जाता है। तो एक हो गया फ्लेयरिंग ब्लॉक। और फ्लेयरिंग ब्लॉक के साथ में और एक होता है इंस्ट्रूमेंट, इसे हम कहेंगे फ्लेयरिंग योक। तो फ्लेयरिंग योक में ये जो ऊपर पोर्शन इसको हैंडल कहेंगे। ये जो पोर्शन है थ्रेडेड पोर्शन, इसको हम स्पिंडल भी कह सकते हैं या स्क्रू कह सकते हैं, जिससे कि ये जो है स्क्रू नीचे नीचे आएगा या स्पिंडल नीचे आएगा। स्क्रू के नीचे आप अगर देखोगे तो ये जो है इसको कोन कहते हैं। इसका एंगल भी 45 डिग्रीज होता है, जो कॉपर ट्यूब में फंसता है और कॉपर ट्यूब को 45 डिग्रीज का शेप देता है। अब इसकी फिटिंग कैसे होती है इसको हम देखेंगे। ये जो है फ्लेयरिंग ब्लॉक, इसमें जो चाम्फर वाला पोर्शन है, जहाँ पे चाम्फर होता है उस पोर्शन को ऊपर रखा जाता है और ये जो योक है इस योक को पहले खोला जाता है, ऐसे हैंडल से इसको खोला जाता है। खोलने के बाद में इसको ऐसे फंसाया जाता है। तो इसमें ना स्लॉट्स होते हैं योक में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। ओके, ये जो है ना ये स्लॉट है, यहाँ पे भी स्लॉट है। ये स्लॉट जो है, ये स्लॉट, ये जो बार का ये जो पोर्शन है फ्लेयरिंग ब्लॉक का या फ्लेयरिंग बार भी कहते हैं इसे, ये जो पोर्शन है यहाँ पे ऐसे अटक जाता है और अटकने के बाद में कॉपर ट्यूब को फंसा के फिर इसको ग्राउंड घुमा के फ्लेयरिंग ऑपरेशन किया जाता है। तो फ्लेयरिंग करने के लिए बेसिक ये जो दो टूल्स लगते हैं, फ्लेयरिंग बार या फ्लेयरिंग ब्लॉक, और दूसरा जो है इसे कहते हैं फ्लेयरिंग योक। कॉपर ट्यूब को फ्लेयरिंग करने से पहले हमें चेक करना है कि कॉपर ट्यूब के माउथ के ऊपर कोई भी बर नहीं होना चाहिए या बाहर के सरफेस में कोई भी बर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले कॉपर ट्यूब को हमें रेडी करना होगा और रेडी करने के लिए कॉपर ट्यूब की जो फेस होती है, फेस के ऊपर हम फाइलिंग करके इसके ऊपर की जो बर है उस बर को पहले निकाल देंगे। तो इस तरीके से कॉपर ट्यूब को घस के, इसको देखो मैंने डाउनवर्ड साइड में किया है, नीचे की ओर किया कॉपर ट्यूब के मुख को, ताकि इसका जो बर है वो बर नीचे गिर जाए। तो ऐसे फाइलिंग करके पहले कॉपर ट्यूब का जो बर है उस बर को पूरी तरीके से निकाला जाता है। फेस को एकदम स्ट्रेट होना ज़रूरी है। तो फाइलिंग करके स्मूथ फाइल आप यूज़ कर सकते हो। उसके लिए स्मूथ फाइल यूज़ करके कॉपर ट्यूब के फेस को यहाँ पे मैं क्लीन कर रहा हूँ। और क्लीन होने के बाद में दूसरा जो ऑपरेशन होता है, इसको रीमर कहते हैं। तो मैं इसमें रिमिंग करके इसके अंदर अगर कोई बर है तो उस बर को पूरी तरीके से निकाल दूंगा।
और पूरी तरीके से क्लीन जो कॉपर ट्यूब है इसी को हम फ्लेयरिंग करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फ्लेयरिंग में डिफेक्ट आ सकता है, जिससे कि ये जो फ्लेयर कॉपर ट्यूब लगेगी आगे जाके तो वहाँ पे रेफ्रिजरेंट लीक हो सकता है। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, फ्लेयरिंग करने से पहले मैंने कॉपर ट्यूब को अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है, फाइल कर लिया है या फिर रिमर से इसका डिबरिंग कर लिया है। तो कॉपर ट्यूब पूरी तरीके से साफ़ हो गई है, अब ये फ्लेयरिंग करने के लिए रेडी है। लेकिन फ्लेयरिंग करने से पहले सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, जब भी कॉपर ट्यूब को क्लीन कर लेंगे, फाइलिंग कर लेंगे, तो उसके बाद में सबसे पहले जिस साइज़ की भी कॉपर ट्यूब है, जैसे कि यहाँ पे जो कॉपर ट्यूब है एक 1/4 इंच डायमीटर की है, तो ऐसे फ्लेयर नट मिलते हैं, ये भी 1/4 इंच का है। इस फ्लेयर नट को पहले यहाँ पे इंसर्ट कर ले। अगर आपने पहले फ्लेयरिंग कर दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक ऑलरेडी फ्लेयर किया हुआ कॉपर ट्यूब है, तो ऑलरेडी अगर आपने फ्लेयर कर लिया है तो इसमें फ्लेयर नट नहीं बैठेगा। अब तो ये छोटी कॉपर ट्यूब है, लेकिन आप जब प्रैक्टिकली वहाँ पे काम करोगे तो कॉपर ट्यूब काफ़ी लंबी होती है, तो कॉपर ट्यूब का पूरा रोल होता है, तो आप दूसरे एंड से फ्लेयर नट को इंसर्ट नहीं कर सकते, आपको यहीं से इंसर्ट करना है। और आपने अगर एक बार फ्लेयर कर दिया तो आप फ्लेयर नट को यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना होगा, इस फ्लेयरिंग को काटना पड़ेगा और काट के फिर से इसमें नट लगाना पड़ेगा। तो बेटर है कि पहले आप फ्लेयरिंग का ट्यूब जब आप क्लीन कर लोगे तो क्लीन करने के बाद में सबसे पहले इसके अंदर ऐसे फ्लेयर नट को इंसर्ट कर लो और बाद में हम फ्लेयरिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। अब फ्लेयरिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले फ्लेयरिंग बार को लेना होगा। ये जो है फ्लेयरिंग बार है और इस फ्लेयरिंग बार में जो होल्स है उस होल्स में ये जो है ना चाम्फर है, इस चाम्फर वाली बाजू को ऊपर करना है और ऊपर करने के बाद में ये जो है इसे विंग नट कहते हैं, इस विंग नट को ऐसे खोल के फ्लेयरिंग ब्लॉक को खोल देना है। खोलने के बाद में जिस कॉपर ट्यूब को हमें फ्लेयर करना है उस कॉपर ट्यूब की साइज़ देखनी है। अब ये कॉपर ट्यूब 1/4 की है और ये जो होल है ये 1/4 का होल है, तो 1/4 के होल में मैंने यहाँ पे कॉपर ट्यूब को इंसर्ट कर लिया। ऐसे इंसर्ट करने के बाद में इस विंग नट को खोल के ऐसे खोल दिया और यहाँ पे आके इसको अच्छी तरीके से हैंड टाइट करना है। कई बार लोग इसको टाइट करने के लिए फाइल या अदर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि ये जो टूल है डैमेज हो सकता है। तो हमें मैक्सिमम जो भी टाइट करना है इसको हैंड टाइट करना है, हाथ से टाइट करना है। ओके, तो इस तरीके से कॉपर ट्यूब को फंसाया जाता है फ्लेयरिंग टूल में। एक बार कॉपर ट्यूब को फ्लेयरिंग ब्लॉक में फंसाने के बाद में हमें एक सवाल आता है कि ये जो कॉपर ट्यूब है इस कॉपर ट्यूब को फ्लेयरिंग ब्लॉक के ऊपर कितना रखना है। तो अब हम फार्मूला से देखेंगे कि ये जो कॉपर ट्यूब है इस कॉपर ट्यूब को फ्लेयरिंग ब्लॉक के सरफेस के ऊपर कितना ऊपर रखना है। अभी आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो पोर्शन है इसको हम फ्लेयरिंग ब्लॉक कहेंगे और ये कॉपर ट्यूब है। तो फ्लेयरिंग ब्लॉक में जैसे मैंने कहा ये चाम्फर पोर्शन होता है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये चाम्फर पोर्शन है। ओके, ये जो चाम्फर पोर्शन है इसकी हाइट ली जाती है और ये जो हाइट है इस हाइट जो भी होगी इसका 1/3 पोर्शन जो है इतनी कॉपर ट्यूब ऊपर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये फ्लेयरिंग टूल है। ओके, अब ये जो फ्लेयरिंग ब्लॉक है इसमें आपको चाम्फर क्लियरली नज़र आ रहा है। अब ये जो चाम्फर पोर्शन है इसकी हाइट को गिना जाता है। ये जो चाम्फर पोर्शन है फॉर एग्जांपल समझो यहाँ पे 3 mm का है, इसकी हाइट अगर देखेंगे तो हाइट समझो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे मैंने h लिखा है, तो ये जो डिस्टेंस है समझो 3 mm है। अगर ये 3 mm है या 3 मिलीमीटर है तो कॉपर ट्यूब को 1/3 मतलब 1 मिलीमीटर ऊपर रखना है। तो इस तरीके से एक रूल होता है, एक फॉर्मूला होता है जिसके हिसाब से हम कॉपर ट्यूब को कितना ऊपर रखते हैं इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ फ्लेयरिंग ब्लॉक को खोल के ये चाम्फर पोर्शन कैसे होता है। तो ये देखो ये चाम्फर पोर्शन, यहाँ पे चाम्फर पोर्शन है और आप हाइट को कैसे गिनना है, तो हाइट को ऐसे इस टाइप से हाइट को गिना जा सकता है। अब जब हम काम करते तो ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं, लेकिन अभी ये प्रैक्टिकल है तो मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ कि किस तरीके से इस हाइट को गिना जाता है। ड्राइंग में ऑलरेडी यहाँ पे शो किया है। इसकी जो डेप्थ है, हाइट मतलब या डेप्थ भी कह सकते हैं, ये जो चाम्फर इसकी डेप्थ, तो टूल्स में यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम डेप्थ कहेंगे। इस डेप्थ को गिना जाता है और एज्यूम करो ये डेप्थ जो है वो है 3 मिलीमीटर। तो अगर हाइट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 3 मिलीमीटर और 1/3 कॉपर ट्यूब को कितना रखना है ऊपर, 1/3 ड्राइंग में दिया है, तो 1/3 इंटू हाइट, तो हाइट 3 mm है, ये 3 चला जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 1 mm। मतलब कॉपर ट्यूब जो है ये जो फ्लेयरिंग ब्लॉक है इसके सरफेस के ऊपर 1 मिलीमीटर इतनी डिस्टेंस में होनी चाहिए। नीचे भी सेम मैंने कैलकुलेशन दिया है, हाइट ऑफ कॉपर ट्यूब अबव फ्लेयरिंग ब्लॉक इज 1/3h। अगर हाइट 3 है देन हाइट ऑफ द कॉपर ट्यूब अबव फ्लेयरिंग ब्लॉक इज 1/3 इंटू h, तो 1/3 इंटू 3 किया, A3 और A3 कैंसिल हो गया,
तो बचा 1, तो कॉपर ट्यूब को कितना ऊपर रहना है, सिर्फ 1 mm। तो इस तरीके से कॉपर ट्यूब कितनी ऊपर रहनी चाहिए इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार हाइट डिसाइड हो जाए तो इस कॉपर ट्यूब को इस हाइट के हिसाब से हम इस ब्लॉक में सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए मैं विंग नट को लूज़ कर रहा हूँ और लूज़ करके ऐसे लूज़ हो गया। अब लूज़ करके इस कॉपर ट्यूब को बिल्कुल 1 mm जो है इस साइज़ में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब प्रैक्टिकल करते वक्त में जब आप साइट पे फील्ड पे काम करोगे तो आपको इतना एक्यूरेट जाने की ज़रूरत नहीं है। एक अप्रॉक्सीमेटली आपको 1 mm कॉपर ट्यूब को ऊपर रखना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ कि वेदर ये 1 mm है कि नहीं। तो ये जो अभी कॉपर ट्यूब है सरफेस के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 1 mm आ चुकी है। आप स्क्रीन के ऊपर इसे देख सकते हो। एक बार एक कॉपर ट्यूब 1 mm आ जाए तो फिर इस विंग नट को हमें टाइट करना है। अब टाइट करते वक्त में एक चीज़ याद रखनी है कि आपको टोटली इस विंग नट को हैंड टाइट करना है। आपको इस विंग नट को टाइट करने के लिए किसी भी फाइल का इस्तेमाल या किसी और टूल का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो इस टूल का ये मिसयूज़ हो सकता है, जिससे कि टूल डैमेज हो सकता है। तो अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है इस तरीके से। कॉपर ट्यूब को फ्लेयरिंग ब्लॉक में फिक्स करने के बाद में हम फ्लेयरिंग योक को लेंगे, इसे योक कहते हैं। और योक का ये जो कोन वाला पोर्शन है, इस कोन वाले पोर्शन में हल्का सा ऑयल लगा देंगे। ये जो ऑयल है लुब्रिकेशन ऑयल होता है, या फिर इसको हम रेफ्रिजरेंट ऑयल भी कहते हैं, जो कंप्रेसर में लुब्रिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लिया मैंने कोन के ऊपर। फिर हमें क्या करना है, इस ब्लॉक को, फ्लेयरिंग ब्लॉक को लेना है। और ये जो योक का ये जो है ना, ये जो पोर्शन है स्लॉटेड पोर्शन, ये पोर्शन क्या हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद में योक जो है, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, योक का जो कोन है ये हमें लेके आना है कॉपर ट्यूब के फेस के ऊपर। और फिर ये जो हैंडल है, इस हैंडल को धीरे धीरे ऐसे नीचे लेते जाना है और फिर इसे ऐसे टाइट करना है। टाइट करने के बाद जैसे डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो कोन वाला पोर्शन है, ये कोन वाला पोर्शन जो है वो कॉपर ट्यूब में जा रहा है और कॉपर ट्यूब को 45 डिग्रीज़ का शेप दे रहा है। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कोन है, ये कोन धंसते जा रहा है अंदर और फिर ये शेप दे रहा है कॉपर ट्यूब को। ओके, तो ऐसे मैंने क्या कर लिया, इसको दबा दिया जिससे कि कॉपर ट्यूब फ्लेयर हो गई। अब इसको लूज़ करना है और फिर से एक बार हल्का सा टाइट करना है और अब ये फ्लेयर हो गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, खोल के चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कॉपर ट्यूब फ्लेयर हो चुकी है। अब आप देख सकते हो कॉपर ट्यूब फ्लेयर हो चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ, इस विंग नट को लूज़ कर देता हूँ ऐसे, और लूज़ करके हम इसको खोल के चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कॉपर ट्यूब जो है फ्लेयर हो चुकी है। अब कॉपर ट्यूब को चेक कैसे करना है, फ्लेयर होने के बाद में सही फ्लेयरिंग हुई कि नहीं। ये जो कॉपर ट्यूब है ये फ्लेयर नट में इजीली जानी चाहिए। देखो यहाँ पे फ्लेयर नट में इजीली कॉपर ट्यूब गई है। सेकंड क्या कर सकते हो आप, इसका शेप भी देख सकते हो, ये कहाँ पे बैठने वाली है, यहाँ पे ऐसे कॉपर ट्यूब बैठने वाली है। तो ये जो फ्लेयरिंग है सही हुआ है। तो इस तरीके से कॉपर ट्यूब को हम फ्लेयरिंग करके कॉपर ट्यूब को आगे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। फ्लेयरिंग करने के बाद में जब हम इस फ्लेयर को फ्लेयर नट में डाल के देखते हैं और ये फ्लेयरिंग हमें लगती है कि सही है, तो उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होती है, उस नेक्स्ट स्टेप में हमें इस फ्लेयर पोर्शन को एनालिंग करना होता है। अब इस फ्लेयर पोर्शन को एनालिंग करने की ज़रूरत क्यों होती है, इसको हमें समझना होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जब हम फ्लेयरिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो ये जो कॉपर ट्यूब है, ब्लैक कलर में जो कॉपर ट्यूब है, जिसको एक कोन दबा रहा है, और दबाने के बाद में ये जो पोर्शन होता है कॉपर ट्यूब का, ये जो पर्टिकुलर पोर्शन होता है, इसमें स्ट्रेन हार्डनिंग हो जाती है या वर्क हार्डनिंग हो जाती है। मतलब कॉपर ट्यूब को दबाने के बाद में कॉपर ट्यूब का जो ए पोर्शन है, फ्लेयर पोर्शन है, वो कड़क हो जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी कॉपर ट्यूब को अगर मैंने लिया और उसको अगर मैंने बेंड कर दिया, बेंड करने के बाद में जब उसको वापस सीधा करने के लिए जाऊँ तो वो कड़क हो जाता है। तो उसको इंजीनियरिंग में स्ट्रेन हार्डनिंग या वर्क हार्डनिंग कहते हैं। सिमिलरली इसके साथ में भी ऐसे ही होता है। जब इस कॉपर ट्यूब को हम फैला देते हैं तो ये कॉपर ट्यूब जो है फैल तो जाती है, उसको शेप तो मिल जाता है, लेकिन ये कड़क हो जाती है, इसमें स्ट्रेन हार्डनिंग हो जाती है। और स्ट्रेन हार्डनिंग होने के बाद में, कड़क होने के बाद में, जब हम इस फ्लेयर पोर्शन को कहीं पे फिट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो एंगल वॉल है या इसको सर्विस वॉल भी कहते हैं, इस सर्विस वॉल में क्या होगा, ये फिट होगा। फिट होने के बाद में फ्लेयर नट आगे जाएगा। तो अभी तो मैं इसको हैंड टाइट कर रहा हूँ, आगे जाके अगर इसको मैं स्पैनर से टाइट करता हूँ तो फिर से ये जो फ्लेयरिंग है, अंदर जो फ्लेयरिंग है उसके ऊपर स्ट्रेस आएगा, और उस स्ट्रेस की वजह से ये फ्लेयर जो है, ये फ्लेयर यहाँ से इसको क्रैक आ सकता है।
और फ्लेयर में अगर क्रैक आ जाए यहाँ पे, तो जो गैस है या जो रेफ्रिजरेंट है वो रेफ्रिजरेंट यहाँ से लीक कर सकता है। तो इसको टालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हार्ड हुआ पोर्शन है इसको सॉफ्ट करना होगा। तो हार्ड जो पोर्शन है इसको सॉफ्ट करने की जो प्रोसेस है इसको एनलिंग कहते हैं। अब इसको सॉफ्ट कैसे किया जाता है, जो ब्रेजिंग की टॉर्च होती है, नॉर्मल जो हम लोग ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज़ करते हैं, जो न्यूट्रल फ्लेम यूज़ करते हैं, उससे इस पोर्शन को हमें गर्म करना होगा, लाल गर्म करना होगा या चेरी रेड तक गर्म करना होगा। और गर्म करने के बाद में क्या करना होगा, इसको नॉर्मल हवा में ऐसे ही रख के इसको ठंडा करना होगा। अब इस स्टेप को आपको काफ़ी ध्यान से सुनना है। गर्म करने के बाद में, रेड हॉट करने के बाद में इस फ्लेयर को आपको नॉर्मल हवा में ठंडा करना है। गर्म करने के बाद में अगर आप इसको पानी में डालते हो तो उल्टा हो जाएगा, ये जो फ्लेयर है ये और कड़क हो जाएगा और जिससे कि ये जल्दी क्रैक हो सकता है। तो आपको फिर से इसको ध्यान से सुनना है कि इसको ब्रेजिंग टॉर्च से गर्म करना है, रेड गर्म करना है और लाल गर्म करने के बाद में इसको नॉर्मल हवा में ठंडा होने के लिए रखना है। नॉर्मल हवा में जब आप इसको धीरे धीरे ठंडा करते हो तभी जाके ये जो है ये सॉफ्ट हो जाएगा। और सॉफ्ट होने के बाद में इसको हम कहीं पे भी कनेक्शन में फिट करते हैं और टाइट करते हैं तो उसके क्रैक होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। और इसी प्रोसेस को एनलिंग कहा जाता है। अभी मैं आपको एनलिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एनलिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो फ्लेयर कनेक्शन है या जो फ्लेयर है उस फ्लेयर को हम ब्रेजिंग टॉर्च से हल्का सा गर्म करते हैं। तो अभी हमने ब्रेजिंग टॉर्च जो है वो सामने लेके आए फ्लेयर के ऊपर और फ्लेयर को हीटअप करना चालू कर दिया। फ्लेयर को हीटअप करने के बाद में देखो फ्लेयर जो है धीरे धीरे रेड होते जा रहा है। तो इस टाइप से इसको रेड करना है और रेड करने के बाद में इसको छोड़ देना है। तो रेड करने के बाद में इसको नॉर्मल हवा में, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में धीरे धीरे ठंडा होने देना है। जब ये फ्लेयर धीरे धीरे ठंडा होगा तो ये धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाएगा और फिर जहाँ पे भी इसको फिट किया जाएगा वहाँ पे फ्लेयर क्रैक नहीं होगा। तो इस तरीके से फ्लेयर को ब्रेजिंग टॉर्च से पहला रेड हॉट किया जाता है और रेड हॉट करने के बाद में धीरे धीरे रूम टेम्परेचर में इसको ठंडा करने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को एनलिंग कहते हैं। अभी हम देखेंगे फ्लेयर कनेक्शन को कैसे जोड़ा जाता है। तो फ्लेयर कनेक्शन को जोड़ने के लिए ऐसे इस प्रकार से ये जो है इसको यूनियन कपलिंग कहते हैं। यूनियन कपलिंग को लिया जाता है। फिर ये जो कॉपर ट्यूब है, कॉपर ट्यूब में फ्लेयर नट लगा हुआ है तो फ्लेयर कनेक्शन को ऐसे यूनियन कपलिंग में फिट करके ऊपर से नट को टाइट किया जा सकता है। और ऐसे ये जो दोनों कॉपर ट्यूब्स है, ये दोनों कॉपर ट्यूब को हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो मैंने टेम्परेरी आपको ऐसे ही कनेक्ट करके यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। अब इसको एक्चुअल कनेक्ट करने के लिए ये जो थ्रेडिंग होती है, इस थ्रेडिंग के ऊपर हमें टेफ्लॉन टेप लगानी पड़ती है। तो अब मैं इसको खोल देता हूँ, आपको बताता हूँ कि टेफ्लॉन टेप किस तरीके से लगाई जाती है। तो पहले तो बता दूँ कि टेफ्लॉन टेप होती क्या है। तो ये जो है ये वाइट कलर की जो टेप है ये टेफ्लॉन टेप होती है। टेफ्लॉन टेप इसके लिए लगाते हैं कि ये जो थ्रेडिंग है इसमें से लीकेज हो सकता है और उस लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए टेफ्लॉन टेप को लपेटा जाता है इस थ्रेडिंग के ऊपर। अभी जो थ्रेडिंग है ये थ्रेडिंग ऐसी क्लॉकवाइज है ऐसे, या इसको हम राइट हैंड थ्रेडिंग कहते हैं। तो टेफ्लॉन टेप लगाते वक्त भी आपको ध्यान देना है कि आपको जब थ्रेडिंग जिस डायरेक्शन में होती है उसी डायरेक्शन में टेफ्लॉन टेप को आपको लगाना होता है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ऐसे यहाँ पे जो टेफ्लॉन टेप है इसको थ्रेडिंग के ऊपर पकड़ लिया और इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ। मतलब जिस डायरेक्शन में आपकी थ्रेडिंग है उसी डायरेक्शन में इसको ऐसे लगवाना है। अगर आपने इसको उल्टा लगा दिया तो ये जो हम टाइट करेंगे फ्लेयर नट तब ये टेप निकल सकती है। ये ना निकले इसके लिए इसको ऐसे लगाना है। फिर सेकंड साइड में भी ये भी है क्लॉकवाइज, राइट हैंड थ्रेड है तो यहाँ पे भी हम टेप लगा देंगे। ऐसे पकड़ के यहाँ पे टेप को लपेटना होगा। तो क्लॉकवाइज ऐसे या राइट हैंड आपको टेफ्लॉन टेप लगा के फिर इसमें आपको फ्लेयर नट को फिट करना होता है। तो ये रेडी हो गया अभी यूनियन कपलिंग और इसके ऊपर हम फ्लेयर नट आगे फिक्स कर सकते हैं। टेफ्लॉन टेप लगाने के बाद में कपलिंग के ऊपर हमें फ्लेयर नट को ऐसे यहाँ पे पहले हैंड टाइट करना है। तो पहले ऐसे एडजस्ट करके इसको मैनेज करना पड़ेगा और फिर इसको ऐसे गोल गोल घुमा के हैंड टाइट करा के लेना है। ओके, तो इसको मैंने हैंड टाइट करके फिट कर दिया। फिर सेकंड साइड का जो है फ्लेयर कनेक्शन इसको ऐसे रखा और रखने के बाद में इस नट को हैंड टाइट करा के लिया। तो पहले तो थोड़ा सा एडजस्ट करके अलाइन करना होता है। अलाइन करने के बाद में इसको थ्रेडिंग मैच होनी चाहिए और थ्रेडिंग मैच होने के बाद में अब इसको ऐसे टाइट कर सकते हैं।
तो पहले तो हैंड टाइट कराना है उसको। ओके, एक बार हैंड टाइट हो गया तो अगर आपका फ्लेयरिंग सही है, सब सही है, तो हैंड टाइट में ही आपका जो फ्लेयर नट है वो मैक्सिमम टाइट हो जाएगा। हैंड टाइट होने के बाद में फाइनल जो हमें टाइट करना है, फाइनल टाइट करने के लिए हमें स्पैनर की हेल्प लेनी होगी। तो कभी भी जब इस टाइप के ये जो होते हैं ना, नट्स होते हैं या यूनियन कपलिंग होती है, उसको टाइट करने के लिए ऐसे स्पैनर का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना है। ये जो स्पैनर है, इस स्पैनर को हम स्क्रू स्पैनर कहते हैं या एडजस्टेबल स्पैनर कहते हैं। जब हम एडजस्टेबल स्पैनर को यूज़ करते हैं तो क्या होता है, एडजस्टेबल स्पैनर की कोई साइज़ नहीं होती पर्टिकुलर, तो जब हम इसको ऐसे करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये कभी कभी स्लिप हो जाता है। स्लिप होने के बाद में ये जो इसकी एजेस है ना, ये राउंड हो जाती है, और बाद में कोई भी पाना अगर इसके ऊपर आप लगाओगे, कोई स्पैनर इसके ऊपर लगाने जाओगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो मेटल होता है, ये मेटल हार्ड होता है, और ये जो ब्रास है सॉफ्ट मेटल है। ब्रास सॉफ्ट होने के कारण में जब आप घड़ी घड़ी एडजस्टेबल स्पैनर को यूज़ करोगे तो एडजस्टेबल स्पैनर्स की इसकी एजेस जो है वो एजेस ख़राब हो जाती है, और बाद में इसको हमें खोलना मुश्किल हो जाता है। तो ऑलवेज़ जब भी ब्रास की फिटिंग्स होती है तो ब्रास की फिटिंग्स को खोलने के लिए या टाइट करने के लिए हमें ऐसे स्पैनर का इस्तेमाल करना होता है। इस स्पैनर को हम फिक्स स्पैनर कहते हैं। अब इस फ्लेयर नट को टाइट करने के लिए मैंने एक जो स्पैनर है उसको यूनियन कपलिंग पे लगा दिया, ये फिक्स स्पैनर है, और दूसरा फिक्स स्पैनर मैंने फ्लेयर नट पे लगा दिया, और ऐसे अब मैं इसको टाइट करके फ्लेयर नट को फिक्स कर रहा हूँ। तो इस तरीके से फ्लेयर नट को फिक्स स्पैनर यूज़ करके टाइट किया जाता है। अपोजिट साइड में भी टाइट कर देंगे, तो यहाँ पे भी ऐसे इसको टाइट किया जाता है। तो फाइनल टाइटनिंग जो है वो फिक्स स्पैनर से की जाती है, बाकी हैंड टाइट से ही टाइट हो जाता है। और एक चीज़ याद रखनी है कि हमें बिल्कुल भी ये जो एडजस्टेबल स्पैनर है, एडजस्टेबल स्पैनर इस टाइप की फिटिंग के लिए यूज़ नहीं करना होता है। अब मैं आपको करेक्ट फ्लेयरिंग और डिफेक्टिव फ्लेयरिंग में डिफरेंस बताऊंगा। जो तो करेक्ट फ्लेयरिंग होती है वो फ्लेयर नट में परफेक्टली यहाँ पे ऐसे बैठती है, और इसको आप बाहर निकाल के भी देख सकते हो। तो करेक्ट फ्लेयरिंग कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। तो इस फ्लेयर जॉइंट को हम या इस फ्लेयरिंग को हम करेक्ट फ्लेयरिंग कह सकते हैं। करेक्ट फ्लेयरिंग बताने के बाद में ये जो मैं आपको फ्लेयरिंग डिफेक्ट दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पे इस डिफेक्ट को कहते हैं फ्लेयर टू लार्ज। तो ये जो पोर्शन है फ्लेयरिंग का, ये ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो इसको हम कैसे चेक करके देख सकते हैं, जब हम इसको इंसर्ट करेंगे ना फ्लेयर नट में, तो देखो ये अंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका फ्लेयरिंग पोर्शन जो है वो क्या हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो गया। तो ऐसे वक्त में ये जो फ्लेयर नट है अंदर कोशिश करने पे भी नहीं जा रहा है। तो इस डिफेक्ट की वजह से इसको हम क्या कहेंगे, फ्लेयर टू लार्ज। तो ये एक टाइप का फ्लेयरिंग डिफेक्ट हो गया। ये कब होता है फ्लेयरिंग डिफेक्ट, जब हम इसको जो कॉपर ट्यूब होती है उसको फ्लेयरिंग ब्लॉक के सरफेस के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं। जैसे कि हमारे इस एग्जांपल में हमने सिर्फ 1 mm ऊपर रखा था, लेकिन अगर हम 2 या 3 mm फ्लेयर कॉपर ट्यूब को ऊपर रखते हैं तो इस टाइप से फ्लेयर टू लार्ज का डिफेक्ट क्रिएट हो सकता है, जिससे कि आपका फ्लेयरिंग सही तरीके से नहीं बैठेगा। फ्लेयरिंग में जो नेक्स्ट डिफेक्ट है ये है फ्लेयर टू स्मॉल। तो आप देख सकते हो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन काफ़ी छोटा है। यहाँ पे फ्लेयरिंग किया हुआ पोर्शन काफ़ी छोटा है, तो इसको हम बोलेंगे फ्लेयर टू स्मॉल। ऐसा कब होता है, फ्लेयरिंग ब्लॉक के ऊपर मैंने कहा कि 1 mm इतना कॉपर ट्यूब होना चाहिए, लेकिन 1 mm से भी कम पोर्शन अगर ऊपर रहेगा तो फ्लेयरिंग जो होती है काफ़ी कम पोर्शन में होती है, और इस टाइप से फ्लेयरिंग बन के बाहर निकलती है। तो इसको हम कहेंगे फ्लेयरिंग टू स्मॉल। तो अब ये कैसे, इसका प्रॉब्लम कैसे आ सकता है, जैसे कि ये समझो अभी एंगल वॉल है, इस एंगल वॉल में अगर मैं इसको लगा दूँ तो यहाँ से गैस क्या होगा, जल्दी निकल के आएगा, क्योंकि ये जो फ्लेयर पोर्शन है ये प्रॉपरली इसको कवर अप नहीं कर रहा है, इस एंगल वॉल के इस पोर्शन को कवर अप नहीं कर रहा है, जिसके वजह से लीकेज होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। या फिर आप इसको ऐसे फ्लेयर नट में इंसर्ट करके भी देखते हो तो ये प्रॉपरली बैठ नहीं रहा है, यहाँ पे साइड में गैप आ सकता है जिससे कि लीकेज हो सकता है। तो इस टाइप के जो डिफेक्ट होते हैं इसको बोलते हैं फ्लेयर टू स्मॉल। तो ये बहुत छोटा फ्लेयर हो गया। ये जो डिफेक्ट है इसे हम कहते हैं फ्लेयर अनइवन। इसको मैं आपको गोल घुमा के दिखाता हूँ तो आपको क्लियरली नज़र आएगा। एक साइड में देखोगे, इस साइड में तो फ्लेयरिंग ऊपर के पोर्शन में गया है, इस साइड में फ्लेयरिंग नीचे के पोर्शन में गया है। ऐसा कब होता है, जब हम कॉपर ट्यूब रखते हैं ना सरफेस पे, और कॉपर ट्यूब जब तिरछी कटती है, उसको फाइलिंग करते वक्त में अगर वो क्रॉस है तो वो जो है एक साइड का हिस्सा बड़ा होता है, एक साइड का हिस्सा कॉपर ट्यूब का छोटा होता है, और जब हम फ्लेयरिंग करते हैं तो फ्लेयरिंग कुछ इस तरीके से होती है। अब इससे क्या प्रॉब्लम होगा, ये जो है एक साइड से देखो, एक साइड से प्रॉपरली कवर अप नहीं कर रहा है, एक साइड से ज़्यादा कवर अप कर रहा है। तो जहाँ से प्रॉपरली कवर अप नहीं हो रहा है वहाँ से शायद लीकेज हो सकता है गैस। तो इस टाइप की फ्लेयरिंग भी हमारे काम की नहीं है। तो ये भी डिफेक्ट होता है अगर आपने कॉपर ट्यूब को स्ट्रेट कट नहीं किया है, फाइलिंग करके इसको स्ट्रेट नहीं इसको रखा है, तो इस टाइप से फ्लेयरिंग डिफेक्ट हो सकता है। और इस डिफेक्ट को हम कहेंगे फ्लेयरिंग अनइवन। ये जो फ्लेयरिंग डिफेक्ट है इसे हम कहेंगे क्रैक्ड फ्लेयर। क्रैक मतलब एक क्या हो गया, यहाँ से कट गए।
तो ऐसा कब होता है, जब हम कोन में ऑयल नहीं लगाते या फिर कोन के ऊपर एक्सेसिव प्रेशर देते हैं, ज़्यादा प्रेशर देते हैं। तो ज़्यादा प्रेशर की वजह से यहाँ से जो फ्लेयर है ये फ्लेयर फट जाता है। और फटने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जब इसको हम ऐसे लगाएंगे, एंगल वॉल में लगाएंगे, तो ये जो क्रैक पोर्शन है वहाँ से गैस लीक हो जाएगी। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम कहेंगे क्रैक्ड फ्लेयर। और ये जो फाइनल डिफेक्ट है इसको हम कहेंगे बज़ ऑन अ एज। ये जो कॉपर ट्यूब के एज के अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ये जो सरफेस है स्मूथ नहीं है, इसके ऊपर बर है। तो क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, जब कॉपर ट्यूब को हम प्रॉपरली क्लीन नहीं करते। जैसे मैंने कहा था कि जब भी आपको फ्लेयरिंग करना है तो कॉपर ट्यूब की जो फेस है इसके ऊपर फाइलिंग कर लो, फाइलिंग करने के बाद रिमिंग कर लो, और फाइलिंग और रिमिंग होने के बाद में इसके ऊपर फ्लेयरिंग करना है। अगर हमने इसको फाइलिंग और रिमिंग ऑपरेशन प्रॉपरली नहीं किया है तो उसकी जो एज है उस एज के ऊपर ऐसे बर आती है, और बर आने की वजह से क्या होता है, ये एज स्मूथ नहीं है। तो जब हम इसको फिटिंग करने के लिए जाएंगे तो ये इस सरफेस के ऊपर, एंगल वॉल का जो ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर वो प्रॉपरली नहीं बैठेगा, यहाँ पे गैप क्रिएट होगा, और ये जो गैप होगा इस गैप से गैस लीक हो जाएगी। तो इस टाइप से फ्लेयरिंग में डिफेक्ट्स हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हो, और हम जल्द मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।